स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन, इसकी डेफिनेशन हमारे पास, अ फंक्शन f(x) is said to be increasing on, कोई इंटरवल हम ले लेंगे, on इंटरवल I if x1 अगर हमारा लेस देन है x2 से, और इम्प्लाइज दैट fx1 भी जो है वो क्या होगा, हमारा लेस देन इक्वल टू fx2। और यहाँ पर जो x1 और x2 हैं, ये हमारे जो पॉइंट हैं, ये हमारे किस में है, किसी इंटरवल i में। तो इस तरह से अगर हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, तो अगर x1 की वैल्यू जो है वो x2 से छोटी है, तो फंक्शन की वैल्यू भी x1 पर fx2 की वैल्यू से या तो छोटी होगी या फिर इक्वल होगी। तो इसी में हमारे पास ये तो क्या है, हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन, इसी में एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, a function f(x) is said to be strictly increasing on interval I if x1 अगर हमारा लेस देन है x2 से, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, fx1 लेस देन fx2। और यहाँ पर हमारा x1 जो है और x2 ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे किसी इंटरवल i को। तो इसको हम फिगर से भी समझेंगे, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, या फिर क्या है, मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शंस। मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन का मतलब या तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा या तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो ये जो हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन या मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन, इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, अब अपने डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे। मतलब ये टॉपिक भी हमारा रिलेटेड है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव से। तो अब हम इसको फिगर से समझेंगे, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सपोज करो हमारे पास इस तरह से जो फंक्शन है, ऐसा अगर हमारे पास कोई ये फंक्शन है, तो हम देख रहे हैं हमने किसी इंटरवल में मान लो ले लिया x1 और x2। सपोज करो हमने यहाँ पर इंटरवल ले लिया है, एक इंटरवल ये हमारा यहाँ से लेके इस इंटरवल में हमने क्या ले लिया, x1 और x2,
ये हमारा x1 और यहाँ पर हमारा क्या ले लिया हमने x2। अब देख रहे हैं हम कि x1 जो है, x1 की जो वैल्यू है वो छोटी है x2 से, मीन्स x2 जो है वो बड़ा है x1 से। तो देख रहे हैं हम हमारे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर ये क्या आएगा fx1। तो आप यहाँ से ये वाला डिस्टेंस देखेंगे, ये क्या है, दिस इज fx1, और x2 के ऊपर हमारे कौन सी वैल्यू आएगी fx2। तो हम देख पा रहे हैं कि fx2 जो है वो ग्रेटर है हमारे fx1 से, और वही होना चाहिए, fx2 जो है वो क्या है, ग्रेटर है fx1 में से, fx1 की वैल्यू से। तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग। और हम देख भी रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा जो फंक्शन की वैल्यू जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो इस तरह का अगर हमारे पास फंक्शन का ग्राफ हो, x की वैल्यू बढ़ने पर अगर y की वैल्यू भी हमारी बढ़ रही है या फिर हमारे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये हमने अपना जो इंटरवल है, मान लो यहाँ से लेकर के ये पॉइंट आपका A है और यहाँ पर आपका पॉइंट B है। ये इधर हम अगर लेके चले, ये आपका पॉइंट जो है वो कौन सा, अगर हमारा B आ जाए तो देखें आप, तो ये मेरा B और यहाँ पर ये मान लिया कि ये हमारे पास A। तो A और B जो इंटरवल है, जो I हमने लिया है, उसमें से मैंने ये 2 पॉइंट चूज़ किए हैं। अब सपोज करो अगर यहाँ पर हमारा x1 हो या फिर यहाँ पर हम कोई और वैल्यू ले लें, यहाँ पर हमने ले लिया x3 और इधर ले लिया है हमने x4। तो यहाँ पर देखें तो क्या है, x1 x3 जो है दैट इज़ x3 इक्वल टू क्या है हमारे पास यहाँ x4, x3 इज लेस देन x4 जो वो बड़ी वैल्यू है x3 से। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे फंक्शन की वैल्यू तो सेम आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है अब, fx3 इक्वल टू fx4। लेकिन यहाँ पर जब x1 लेस देन था तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, fx1 लेस देन fx2। तो जब हमने अपने इस आई इंटरवल में ये 2 पॉइंट यहाँ पर लिए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन ही काउंट होगा। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार हमारा फंक्शन जो है वो यहाँ से A से लेकर के इस पॉइंट तक बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो रहा है। तो जब इसका मतलब जो है वो अगर कांस्टेंट फंक्शन हमारे इंक्रीजिंग जो फंक्शन के बीच में होता है, कहीं हमारा फंक्शन जो इंक्रीज़ कर रहा है लगातार, लेकिन अगर बीच में कहीं ऐसा इंटरवल आ जाए जहाँ पर फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पर भी हम अपने फंक्शन को क्या मानेंगे, इंक्रीजिंग ही मानेंगे यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन में अगर हमारा x1 लेस देन जो है वो x2, तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर fx1 जो है वो लेस देन या फिर इक्वल भी हो जाए fx2 के, तो भी हम अपने फंक्शन को क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल। अब इसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की अगर बात करें तो इसको भी हम ग्राफ से ही समझेंगे। देखें, इस तरह से हमने अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का अगर ग्राफ बनाए तो ये अगर आप ग्राफ देखें तो हम देख रहे हैं, ये सपोज करो आपका पॉइंट अगर दिस वन, अगर ये पॉइंट मेरे पास क्या है A, और ये लास्ट वाला अगर हमारे पास जो
ये पॉइंट बी, तो हमारे पास इंटरवल जो है वो क्या बन गया, ए बी इंटरवल बन गया है। और हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ से लेकर के जैसे जैसे हमारा x1 और x1 की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारा जो फंक्शन की वैल्यू भी है वो लगातार बढ़ रही है। कहीं भी हमारा ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं कहीं भी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब हमारे पास इस ग्राफ में ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जैसी यहाँ पर आई थी कि अगर x3 जैसे बड़ा हो छोटा था x4 से, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही थी, मतलब फंक्शन हमारा कांस्टेंट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हैं तो हमारा फंक्शन कहीं भी कांस्टेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं भी फंक्शन की वैल्यू जो है किन्हीं दो पॉइंट पर, इंटरवल के किन्हीं भी दो पॉइंट पर इंटरवल की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। तो इसलिए ये वाला जो ग्राफ है हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। या आप डेफिनेशन में भी देखें कि ये फंक्शन सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इन इंटरवल आई इफ x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 लेस देन fx2। कहीं भी इक्वल का साइन नहीं रहेगा जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारा फंक्शन होगा। मतलब स्ट्रिक्टली जो वर्ड है वही हमें ये बता रहा है कि फंक्शन जो है वो लगातार इंक्रीज ही करेगा, कहीं भी हमारा फंक्शन ऐसे पहले की तरह कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये हमारा जो दिस वन, ये जो ग्राफ है वो किसको बता रहा है हमारा, दिस वन, दिस इज द ग्राफ which told us that this graph is this is increasing graph, मतलब this is the graph of increasing function। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो मेरा ग्राफ है ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये डिफरेंस आप यहाँ पर देखें। नेक्स्ट हम करेंगे अब डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास कैसा होता है। तो अब स्ट्रिक्टली अपना पहले डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा कैसा होगा, और फंक्शन is said to be decreasing on interval I if तो x1 less than x2 implies that fx1 greater than fx2, और जब x1 हमारे x2 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं हमारे इंटरवल i को। तो ये हमारी डेफिनेशन डिक्रीजिंग फंक्शन की, इसको भी हम ग्राफ से स्टडी करेंगे। पहले हम यहाँ लिख ले रहे हैं स्ट्रिक्टली जो हमारा फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन, उसकी डेफिनेशन भी यहाँ हम नोट कर लेंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इसकी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन is said to be strictly decreasing on interval I if अगर हमारे पास x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट fx1 जो है दैट ग्रेटर देन fx2, x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल i। यहाँ पर हमारे पास इक्वल का साइन भी रहेगा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो ग्राफ से आप देखें इसको,
तो यहाँ पर हमने तो ग्राफ बनाएंगे अब हम डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो इस तरह का हमारे पास ये ग्राफ जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आप देख भी रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रही है, हमारा फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या है, डाउन होती जा रही है। मतलब जैसे अगर सपोज करो हमारा x1 जो है वो यहाँ पर है और x2 जो है किसी और पॉइंट पे यहाँ पर है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है पहले के मुकाबले जो है वो वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पर जब x1 मेरे पास वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ लाई करेगी f(x1), और जब हमारे पास x2 है तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो इस तरह से यहाँ पर f(x2) जो है वो ये होगी। देखो x1 तो हमारा जो है वो छोटा है x2 से, मीन्स x2 जो है वो बड़ा है, x2 की वैल्यू बड़ी है x1 से, लेकिन हमारा जो फंक्शन है fx1 जो है वो बड़ा है अब fx2 के। वैल्यू इधर को बढ़ रही है, लेकिन वैल्यू के बढ़ने से हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो यहाँ से घट करके कहाँ पहुँच गई है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पहुँच गई है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। एक और बात, अगर मान लो हम यहाँ पर कोई और दूसरा पॉइंट अगर हम लें कि यहाँ पर मान लो एक और पॉइंट हमने क्या ले लिया है x3। अगर हम बात करें अब इस इंटरवल इन पॉइंट की x3 और x2 वाले पॉइंट की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे x2 की वैल्यू और x3 की जो वैल्यू है वो सेम आ जा रही है। तो कहने का मतलब है कि अगर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, अगर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है तो वैल्यू बढ़ने के साथ साथ हमारे फंक्शन की वैल्यू या तो कम होगी या फिर वैल्यू इक्वल भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ने के साथ फंक्शन की वैल्यू या तो क्या है, ग्रेड जो है वो कम हो रही है, fx2 की वैल्यू कम, या फिर क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर भी हम दे रहे हैं, यहाँ पर मेरा ग्राफ जो है फंक्शन का क्या हो गया है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या हो जा रही है, इक्वल। तो ये हमारा जो इंक्रीजिंग फंक्शन है उसके लिए डेफिनेशन रहेगी। अब हेयर अगर हम लिखें तो आप देख रहे हैं x1 जो है दैट इज़ लेस देन fx2 और fx1 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन fx2। और फिर से एक और पॉइंट हमने लिए हैं, x3 लिया हमने, x3 जो है वो लेस है x2 से, लेकिन हम देख रहे हैं कि fx3 और fx2 की वैल्यू जो है वो इक्वल है। तो ये ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ जो वो किसको शो कर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन को। तो अब साथ ही हम यहाँ अब स्टडी कर लेंगे, ये तो हमारा कैसा फंक्शन है, दिस इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। और अब हम एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो इस तरह से अगर मेरा ग्राफ मान लो, तो अब आप देखें हमारा ग्राफ जो है वो जैसे जैसे हमारी जो फंक्शन जो वैल्यू जो है x1 यहाँ पर ले लिया है हमने, x2 यहाँ ले लिया, कोई दो पॉइंट ले लिए। तो अब यहाँ पर आप देखें तो कोई भी पॉइंट आप इस लाइन पर अगर लेंगे, x1 x2 कहीं भी हम लेंगे तो और तो हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है वो लगातार जो है वो क्या होगी, लेस होती चली जाएगी। ये हमारा fx1
और यहाँ पर जो है वो हमारा क्या है fx2। तो अब यहाँ पर ऐसी जो बात नहीं है जैसे पिछले हमारे यहाँ पर हमने इस ग्राफ में देखी कि कोई दो वैल्यू जो बढ़ रही हैं लेकिन उन वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाए। यहाँ ग्राफ के ऊपर कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए तो हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो लगातार लेस होती जा रही है x की वैल्यू बढ़ने पर। तो ये हमारे पास जो ग्राफ है वो किसका है, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली को मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है st। तो ध्यान रखें ये हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का, ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। तो और इन ग्राफ में हम देख रहे हैं, पहले भी हमने जो दो ग्राफ स्टडी किए यहाँ पर भी ये ग्राफ हमारे मोनोटोनिक भी हैं। मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन, या तो ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग या तो फिर ग्राफ हमारा क्या होगा डिक्रीजिंग। तो अब हम एक और ग्राफ स्टडी करेंगे और एक और प्रॉपर्टी हम स्ट्रिक्टली अपना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड जो है वो यहाँ स्टडी कर लेंगे। तो मान लो हमारे पास ये जो है वो एक्स एक्सिस और इस तरह से ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हमारा। सपोज करो हमने अब जो ग्राफ बनाया है वो इस तरह का हमने ग्राफ बना दिया। ये मेरे पास मान लो यहाँ पर जो है वो हमने पॉइंट जो है इधर ले लिया है ए और यहाँ हमने ले लिया है बी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मैंने पॉइंट जो है वो क्या है हमारा, ये x1 ले लिया हमने पॉइंट, और एक पॉइंट जो है वो जस्ट ए मिनट, पहले तो हमने ये ले लिए हैं अपने दो पॉइंट, ये a और b, ये हमारा इंटरवल हो गया। तो इस इंटरवल में अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट है यहाँ तक मेरा ग्राफ जो है वो वैल्यू बढ़ने के साथ जो है, मान लो ये पॉइंट C है, तो जैसे जैसे हम A से C की ओर बढ़ रहे हैं तो मेरे फंक्शन की वैल्यू जो है वो लगातार जो है वो क्या है बढ़ती चली जा रही है। लेकिन C से अगर हम इस पॉइंट तक आए D तक, तो D पॉइंट तक जो है वो मेरी वैल्यू जो है वो लगातार जो है वो क्या हो रही है, फंक्शन की वैल्यू जो है वो लेस होती जा रही है, फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो इंक्रीज़ हो रहा है और इधर को अगर हम चलें तो हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और उसके बाद D से B तक फिर से फंक्शन जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। तो अगर मैं A से B तक की बात करूं कि मेरा जो इंटरवल A से B तक अगर हमारा जो इंटरवल है क्लोज्ड A टू B, क्लोज्ड तक हमारा जो इंटरवल है, इसमें मेरा फंक्शन कभी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और कभी डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। ना तो ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है ना तो हमारा ये डिक्रीजिंग है ऑन जो इंटरवल है हमारा दिस वन, इसमें ये फंक्शन ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। ये आप अच्छे से समझ लें कि अगर एक ही फंक्शन में अपना एक ही इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज़ भी हो गया और डिक्रीज़ भी हो गया। हाँ, अगर इसके हम सब पार्ट में देखें, AC में हमारा फंक्शन जो है वो क्या है इंक्रीज़। अगर सिर्फ AC जो हमारा इंटरवल है A टू C इसकी बात की जाए तो इंक्रीजिंग होगा, C टू D बात की जाए तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, D टू B बात करी जाए तो हमारा फंक्शन फिर से इंक्रीजिंग होगा। लेकिन ऑन द होल अगर A टू B बात करें हम तो हमारा फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग। तो ये आप ध्यान रखें।
तो इस तरह से हमने अभी ये समझ लिया है कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा इन एन इंटरवल। तो आप देख रहे हैं कि जब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमारा लगातार जो ग्राफ है अपना या तो कांस्टेंट होगा या तो फिर लगातार जो है वो अपवर्ड मूव होगा, अपवर्ड। जैसे जैसे हम राइट साइड चलते जाएंगे तो हमारा ग्राफ अपवर्ड जाएगा। यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में तो भी क्या है, लगातार जो ग्राफ है राइट साइड को जैसे हम चले तो हमारा ग्राफ जो है वो क्या जाएगा, अपवर्ड। लेकिन अगर फंक्शन हमारा जो है वो डिक्रीजिंग है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो या तो डाउनवर्ड जाएगा राइट की तरफ, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो डाउनवर्ड जाएगा, या फिर कांस्टेंट हो जाएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में लगातार कांस्टेंट तो नहीं होगा हमारा ग्राफ, लगातार जो है वो राइट साइड को चलने पर डाउनवर्ड जाएगा हमारा ग्राफ। तो ये हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल। अब हम आगे स्टडी करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी पॉइंट पर कैसे होता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट, पहले तो हमने इंटरवल में किया, अब किसी पॉइंट पर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा वो उसकी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एट ए पॉइंट एक्स नॉट। हमने पॉइंट ले लिया वो एक्स नॉट, और उसके ऊपर हमारा फंक्शन अगर इंक्रीजिंग कब होगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल, यदि हमारे पास एक ऐसा इंटरवल मिले जब h हमारा ग्रेटर देन जीरो, h क्या है, ग्रेटर देन जीरो, और ये लगभग h जो है वो एक स्मॉल क्वांटिटी टेंडिंग टू जीरो भी है लेकिन जीरो से बड़ी वैल्यू। तो अगर हमारे पास एक ऐसा इंटरवल मिले, उस x नॉट से हम इसको माइनस करें और x नॉट में प्लस करें तो उससे जो हमारा इंटरवल बने, और इस इंटरवल में अगर मुझे ऐसे दो पॉइंट जो हैं वो x1 और x2 मिले, कोई भी दो पॉइंट x1 और x2 इस इंटरवल में, कि जब x1 जो है वो लेस देन x2 हो तो हमें फंक्शन की वैल्यू जो है वो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो, f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2). तो इसको आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड करें कि मान लो मेरे पास यहाँ पर फंक्शन में कोई पॉइंट है, तो मैंने ये वाला जो पॉइंट है ले लिया, क्या ले लिया है वो एक्स नॉट, ये पॉइंट जो है एक्स नॉट। यहाँ पर मुझे बताना है कि मेरा फंक्शन जो है कैसा है, इंक्रीजिंग है इस पॉइंट के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल एक्स नॉट के बिल्कुल यहाँ वाला एक हम इंटरवल लेंगे, जैसे बिल्कुल इसके नज़दीक वाला इंटरवल, जिसमें हमारे पास ये इंटरवल कैसा बनेगा, एक्स नॉट माइनस एच और एक्स नॉट प्लस एच। मतलब ये बिल्कुल एक्स नॉट के इधर को जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स नॉट माइनस एच, और इधर को जाएंगे तो क्या होगा हमारा एक्स नॉट प्लस एच। तो ये जो हमारा इंटरवल बना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इंटरवल बन रहा है, अगर इस इंटरवल में मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है तो एक्स नॉट पर भी क्या होगा, इंक्रीजिंग। मतलब एक्स नॉट के नेबरहुड में, एक्स नॉट के नेबरहुड में अगर मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है तो एक्स नॉट पर भी क्या होगा, वो इंक्रीजिंग होगा। तो ये फैक्ट आप यहाँ पर नोट करें। और इसी तरह से हमारे पास ये इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट, वो भी बिल्कुल ऐसा ही डेफिनेशन जो है वो रहने वाली है, सिर्फ यहाँ जो इक्वल टू का जो साइन है वो नहीं होगा। तो वो हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट हो जाएगा। और ऐसे ही हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट, डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट।
वो हम स्टडी कर लेंगे अभी। तो डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट, तो ये भी डेफिनेशन हमारे पास सेम रहेगी। अ फंक्शन एफ एक्स इज said to be decreasing at a point x naught if there exists an interval। अगर हमारे पास एक ऐसा इंटरवल मिल जाए i x naught minus h, x naught plus h greater than 0 such that for any x1 x2 इस इंटरवल को बिलोंग करे और x1 लेस देन x2 जो है वो मुझे क्या दे दे, fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। अगर ऐसा जो है x1 लेस देन x2 पे x की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, तो वो क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग एट ए पॉइंट। इसको भी आप ग्राफ से देखें। अगर मान लो हमारा फंक्शन जो है वो इस तरह का, मैंने यहाँ पर जो है वो ले लिया है पॉइंट एक्स नॉट। अब एक्स नॉट के नेबरहुड मतलब एक्स नॉट के यहाँ पर हमने एक इंटरवल जो है वो लेना है और वो इंटरवल की जो लेंथ है वो ये हमने सेलेक्ट करी है, एक्स नॉट माइनस एच एक्स नॉट प्लस एच। मतलब एच जो है एक क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 तो है बट एच जो है वो टेंडिंग इसको कर रहा है 0 का, मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो बिल्कुल एक्स नॉट के ये पास पॉइंट रहेंगे, एक्स नॉट माइनस एच जो है वो यहाँ पॉइंट रहेगा और एक्स नॉट प्लस एच जो है वो इधर कहीं पॉइंट रहेगा। तो इस इंटरवल में अगर मैं 2 पॉइंट कोई ले लूँ इस इंटरवल में, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, अगर इस इंटरवल में कोई 2 पॉइंट x1 और x2 ले लूँ और x1 जो है वो छोटा x2 से, मतलब x1 आपने इधर लिया है x2 आगे चल कर के लिया है, तो बिल्कुल x1 जो है वो लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट, तो मुझे क्या मिल जाए, fx1 जो है वो बड़ा और fx2 जो है वो छोटा, या फिर x1 इक्वल टू fx2 मिल जाए। तो इस पॉइंट के ऊपर x नॉट के ऊपर मेरा फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो ये हमारी डेफिनेशन डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट। इसी तरह से अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट की अगर बात करें तो वहाँ पर सिर्फ सेम डेफिनेशन रहेगी, लेकिन स्ट्रिक्टली में हमारे पास x1 लेस देन x2 पर fx1 जो है वो क्या होगा, ग्रेटर fx2। मतलब x1 की तो लेस है x2 से, मतलब x की वैल्यू तो लगातार जो है वो इसमें बढ़ रही है, लेकिन हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या हो, इक्वल नहीं। जैसे यहाँ इक्वल भी हो रही है, लेस रहे, फंक्शन की वैल्यू जो है वो कम होती चले लगातार, तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट। अब हम अपना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए या फिर मोनोटोनिसिटी के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ करने जा रहे हैं। जो हम स्टडी कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इससे पहले भी हमने डेरिवेटिव का यूज़ किया है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ को स्टडी करने के लिए। तो अब यहाँ पर
भी हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को स्टडी करने के लिए या फिर मोनोटोनिसिटी स्टडी करने के लिए किसका यूज़ करने जा रहे हैं, डेरिवेटिव का। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसके लिए हमारे पास पहले नेसेसरी जो कंडीशंस यहाँ पर है, तो लेट एफ एक्स वी कंटिन्यूस ऑन ए बी, हमारे पास कोई फंक्शन जो कि कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी तक और डिफरेंशिएबल है ऑन ए बी। हमें पता है कि जो एंड पॉइंट के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इस तरह से अगर हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है ऑन ए बी ओपन इंटरवल में, तो अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ओपन इंटरवल ए टू बी, तब जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। इस इंटरवल में हम अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ये कब, अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। और अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन ए टू बी, देन एफ डैश एक्स जो है वो क्या होगा, लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी। एक और हमने यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर लिख दी है कि अगर फंक्शन हमारा कांस्टेंट है इस इंटरवल में तो हमारा एफ डैश एक्स जो है वो क्या होगा, 0। तो वैसे तो बेसिकली हमारे पास यहाँ दो कंडीशन जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो ये दो ही हैं, ये हमने एक एडिशनल यहाँ पर बात यहाँ पर जो है वो इंक्लूड की है। तो इनको हम प्रूव करेंगे दोनों जो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर फंक्शन होता है तो ये होगा, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 होगा। तो पहले हम अब प्रूव करेंगे ये फर्स्ट पार्ट का। तो अब इसका हम प्रूफ कर रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। लेट एक्स वी एनी पॉइंट, ये एक्स हमने कोई पॉइंट ले लिया है इस इंटरवल में इन ए बी, और हमें गिवन है कि यहाँ पर कि फंक्शन कॉन्टिन्यू है और डिफरेंशिएबल भी है, ये तो गिवन है। तो अब ये कोई पॉइंट ले लिया, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल है किसमें, इस इंटरवल में हमारा ए टू बी। तो अगर इसमें जो है वो डिफरेंशिएबल है तो x हमने इसमें पॉइंट लिया है, दिस इम्प्लाइज दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, किसमें होगा, एट x पर भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल। दिस इम्प्लाइज दैट, हम डिफरेंशिएबिलिटी की अगर डेफिनेशन लगा दें तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। h जो है वो हमने एक पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ पर कंसीडर की है। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो हमने अपना डिफरेंशिएबिलिटी में भी स्टडी करी है और +1 में भी इसको हमने स्टडी किया है, h ग्रेटर देन 0। और ये f डैश एक्स जो है ये हमारा जो है वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब फंक्शन जो है वो अगर डिफरेंशिएबल है तो f डैश एक्स जो है वो इसके बराबर होगा। और अब फर्स्ट पार्ट हमारा
नो। अब यहाँ पर बोलता है इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ए बी, देन तो हमारे पास क्या हमें मिलेगा, देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारा फंक्शन है अगर ए टू बी के बीच में, तो डेफिनेटली जो एफ एक्स प्लस एच जो है वो क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन एफ एक्स, क्योंकि ये जो x प्लस एच जो है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, बिकॉज x प्लस एच जो है वो ग्रेटर है हमारा x से, क्योंकि h जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो x में कुछ भी ऐड करोगे तो वो वैल्यू बड़ी ही रहेगी x से। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसमें, इस इंटरवल में x भी इसी का पॉइंट है, x भी इसी का पॉइंट है, तो x के ऊपर भी मेरा फंक्शन जो है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो अब हमने x के बिल्कुल सराउंडिंग में एक और पॉइंट ले लिया, दैट इज x प्लस एच, और वो x प्लस एच तो बड़ा है, और स्ट्रिक्टली जो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है, अगर ये वैल्यू मेरी इससे बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू भी इसके ऊपर बड़ी आएगी इसकी अपेक्षा, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, तो ये आप ध्यान दें। और यहाँ पर हमारे पास फॉर h जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स ये क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 0, अगर इसको हम इधर ले गए। और दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास जो लिमिट है, अब हम लिमिट यहाँ पर ले रहे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स, ये क्वांटिटी मेरी 0 से बड़ी, देख रहे हैं 0 से बड़ी, यहाँ पर हमने एच भी जो है वो क्या ले लिया है 0 से, एच भी जो है हमारा फॉर 0 से बड़ा, तो ये भी 0 से बड़ा, ये क्वांटिटी भी 0 से बड़ी, न्यूमरेटर भी 0 से बड़ा, डिनोमिनेटर भी 0 से बड़ा, तो इसलिए होल क्वांटिटी हमारी क्या होगी, ये 0 से बड़ी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्वांटिटी जो है वो क्या रहेगी हमारे पास, पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स हमारे पास वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास क्या है, दिस इज व्हाट, ये एफ डैश एक्स ही तो है, तो इसी को हमने लिख दिया एफ डैश एक्स, इसको हम अगर वन ले दें और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया इसको, यूजिंग 1, तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट का प्रूफ जो है। तो नेक्स्ट अब सेकंड पार्ट इसका वो भी सेम है, सेकंड पार्ट, इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ए बी, अगर इस ओपन इंटरवल में मेरा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, तब क्या होगा, देन एफ एक्स प्लस एच जो है अब लेस हो जाएगा एफ एक्स से फॉर एच इज़ ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि फिर से x प्लस एच तो क्या है, बड़ा ही होगा x से, क्योंकि h हमने एक पॉजिटिव क्वांटिटी कंसीडर की, h इज़ ग्रेटर देन 0, तो अगर मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो ये वैल्यू बड़ी है इससे, तो डिक्रीजिंग में अब फंक्शन की वैल्यू इसके ऊपर क्या हो जाएगी, लेस, और इसके ऊपर जो है वो वैल्यू फंक्शन की क्या हो जाएगी, बड़ी। ये हमने जब स्ट्रिक्टली जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन करी है वहाँ, तो बिल्कुल उसी का यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स लेस देन 0 होगा फॉर ऑल, चाहे सारे एच ले लो आप, या फिर चलो ऐसे लिख रहे हैं हम, फॉर एच इज़ ग्रेटर देन 0। अब
ये हमारे पास एक पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या हो गई है, नेगेटिव, दिस वन इज़ ए नेगेटिव क्वांटिटी। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, एक पॉजिटिव क्वांटिटी से। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव भी मेरे को क्या देगा, नेगेटिव क्वांटिटी ही आएगी, लेस देन जीरो। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ रहा है, और हम यहाँ पर क्या लगा दे रहे हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, बोथ साइड, यहाँ पर भी लिमिट टेंडिंग टू ज़ीरो, इधर भी। तो अब ये मेरे पास फिर से क्या बना है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अवर एफ डैश एक्स। ये हमारे पास क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। और ये यहाँ पर भी आपने क्या यूज़ कर दिया है, यूजिंग वन, क्योंकि यही हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव की डेफिनेशन, एफ डैश एक्स। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट हम ले रहे हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी। थर्ड पार्ट में अब हमारे पास क्या है, इफ़ द फंक्शन इज, इफ एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन, देन हमारे पास एफ एक्स प्लस एच जो है वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स के इक्वल। क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन अगर रहेगा, तो हमने स्टडी किया है, ये तो हमारा बड़ा है, एक्स प्लस एच जो है वो तो क्या है, यहाँ बड़ा ही है एफ एक्स से, अपना एक्स से। लेकिन कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, सपोज करो इस तरह से हमारा कांस्टेंट फंक्शन जाएगा, तो चाहे यहाँ पर हमारे पास एक्स है, यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस एच अगर वैल्यू है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो एफ एक्स है, जो एफ एक्स जो आएगा वो, या फिर एक्स एफ एक्स प्लस एच आएगा, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल। तो इस तरह से इक्वल, दिस इम्प्लाइज दैट फॉर, यहाँ पर भी आपका h जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो, तो माइनस ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो, फॉर h ग्रेटर देन ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और h इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। क्वांटिटी जीरो है तो उसको मैंने पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, तो जीरो ही रहेगी। लिमिट हमने बोथ साइड ले लें, h टेंडिंग टू ज़ीरो, एफ एक्स माइनस एच, एफ एक्स अपॉन एच, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लिमिट इधर भी लेंगे, h टेंडिंग टू ज़ीरो, तो ये जीरो रहेगा, फॉर h ग्रेटर देन ज़ीरो। और ये हमारे पास अब क्या आ गया है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एफ डैश एक्स, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। तो इस तरह से ये जो नेसेसरी कंडीशन आपकी यहाँ पर, अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यू भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट, तो इस हमारी नेसेसरी कंडीशन में कि अगर हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एक और हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि हमारा टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो। स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव। ये यहाँ पर आप ध्यान रखें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज़ पॉजिटिव। अगर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज़ नेगेटिव। स्लोप ऑफ द टेंजेंट डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव रहेगा। और अगर हमारा फंक्शन कांस्टेंट है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो आपको पता है वो क्या होता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एंड दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर फंक्शन मेरा कांस्टेंट है। तो अब हम इसके बाद नेसेसरी कंडीशन के बाद एक सफिशेंट कंडीशन यहाँ हमारी मोनोटोनिसिटी के लिए या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, वो हम प्रूव करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो थ्योरम है, एंड दैट इज़ सफिशिएंट
condition for increasing and decreasing function. Let f be a continuous on this one closed interval, differentiable on open interval. If f dash x is greater than 0, अगर मेरा f dash x greater than 0 है for all x, then fx is increasing on this interval. अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स, तब हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग। और हमने एक और एडिशन यहाँ पर ये करी है कि अगर मेरा फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या रहता है, दिस इज 0, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 फॉर ऑल एक्स, देन एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो एफ एक्स हमारा क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये आप ध्यान रखें दिस वन। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ हमारा कि अब आपने लेट x1 और x2, आपने ये दो पॉइंट ले लिए अपने इस ओपन इंटरवल में, और ये किस तरह से आपने सिलेक्ट करिए हैं, x1 इज़ लेस देन x2। तो अब अगर इस इंटरवल को हम लेंगे, ये जो x1 और x2, कंसीडर द इंटरवल इज विच x1 और x2। हमने ये ओपन इंटरवल अब ले लिया, और ये जो इंटरवल है वो किस में है, इसमें ए बी जो हमारा ये इंटरवल है, इसका एक सब इंटरवल है ये x1, x2। अब सिंस fx इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, हमारा डिफरेंशिएबल किस में है, ऑन a टू b, दिस इम्प्लाइज दैट fx इज डिफरेंशिएबल रहेगा ऑन किस में, हमारा x1 से लेकर के x2 तक, इंक्लूडिंग x1 x2। तो लेकिन ये हमारा जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट पर जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। यहाँ पर ये आप करेक्ट करें, यहाँ पर हमारा कॉन्टिन्यूस तो ज़रूर होगा, इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन दिस वन एंड डिफरेंशिएबल ऑन x1 और x2 पर क्या रहेगा, हमारा डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल। तो अब हम यहाँ एक थ्योरम लगाएंगे कि अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यू है और डिफरेंशिएबल भी है, तो मीन वैल्यू थ्योरम को अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देयरफॉर बाय मीन वैल्यू थ्योरम या फिर बाय MVT, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर हमें एक पॉइंट जो है वो C मिलता था, x1 और x2 के बीच में ये C पॉइंट जो है वो मिलेगा, सच दैट f डैश C जो है दिस इज इक्वल टू व्हाट, fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब हम फर्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे अपना, जो हमें प्रूव करना है। तो अब यहाँ पर जो है हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है कि गिवन f डैश x इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए बी। तो हमें प्रूव करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो अगर यहाँ पर हमारा f डैश एक्स जो वो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x है, दिस इम्प्लाइज दैट C हमारा जो पॉइंट है वो भी तो इसी के बीच में है, क्योंकि C जो है वो x1 x2 के बीच में है। तो x1 x2 कहाँ है, इसी इंटरवल के बीच में हमने सेलेक्ट किया है। तो हमारा f डैश C भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0
दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश सी, अब एफ डैश सी हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पर हमने ये एफ डैश सी हमारे पास ये है, इस क्वांटिटी को यहाँ लिख रहे हैं x2 fx1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज़ ग्रेटर देन 0, और दिस इम्प्लाइज दैट ये क्वांटिटी तो हमारे पास पॉजिटिव है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सिंस x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है ऑलरेडी x1 जो है वो छोटा और x2 बड़ा। हमने शुरू में ही आप देखें यहाँ अपने इस थ्योरम में कि आपने सेलेक्ट किया था x1 लेस देन x2, तो इसका मतलब x2 माइनस x1 जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है ये क्वांटिटी मेरे पास, तो फिर ये तो ग्रेटर देन 0, तो ये भी क्या, ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव कब रहेगी, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये नेगेटिव होती तो इसको भी क्या होना था, नेगेटिव, तो तब नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे और फिर पॉजिटिव रहता वो हमारा ओवरऑल रिजल्ट। तो ये जो है वो पॉजिटिव, तो इसको भी क्या होना है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट fx2 ग्रेटर देन f, दिस इज fx1। इसको हम इधर ले गए हैं, ये fx1 को इधर ले आए, तो fx2 जो है वो ग्रेटर देन fx1, एंड दिस इम्प्लाइज दैट fx1 जो है वो लेस हो गया है fx2 के। अब नाउ x1 और x2 जो है ये आपने कोई एनी पॉइंट सेलेक्ट किए थे, किसमें, ऑन ए बी जो आपका इंटरवल था इसमें, देयरफॉर x1 आपने इस तरह से ये सिलेक्ट किया, और वो सिलेक्ट करने पर हमें क्या मिला, fx1 लेस देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, ए से बी तक के इंटरवल को। तो अब दिस इम्प्लाइज दैट हैंस fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन, और किसमें, और इंक्रीजिंग भी क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जिसको बोला जा सकता है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी आप ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल जो है a टू b। तो यहाँ पर भी आप ये चीज़ जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, और ये स्ट्रिक्टली हमारा अगर ग्रेटर देन जो है तो इज़, दिस इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यहाँ पर भी आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जो डेफिनेशन है उसको बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो hence fx is strictly increasing function on a b। तो ये हमारी सफिशिएंट कंडीशन, जब हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो रहा है, और कब इंक्रीजिंग होगा, जब हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज पॉजिटिव। अगर हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसी तरह से दूसरी कंडीशन में हमारे पास जब f डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा, तो हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो इसी तरह से हम उसको प्रूव करेंगे। और थर्ड कंडीशन हमारे पास कि अगर f डैश एक्स जो है वो 0 है तो हमारा फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो ये अगले दो पार्ट आप अपने आप प्रूव करेंगे, बिल्कुल सेम प्रूव इसके हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ, तो वो दो पार्ट आप अपने आप करें सफिशिएंट कंडीशन के। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया है
मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन।